हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज इस सेशन में एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत आपके वो बच्चे जो अभी 10th में हैं या 12th में हैं या वो ग्रेजुएशन में हैं और उनके सामने एक ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि एलएलबी अगर हम करते हैं तो एलएलबी क्या होता है, एलएलबी के कोर्स कितने समय का होता है, एलएलबी की फीस कितनी होती है, या फिर एलएलबी करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, या एलएलबी कौन कर सकता है, कितने मिनिमम मार्क्स हमारे पास होने चाहिए और कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है या आपके मन में यह है कि एलएलबी करने के बाद क्या कर सकते हैं, एलएलबी वाले लोग कौन होते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो इसका आज जो है पूरे तरीके से इस सेशन में जो है खुलासा करेंगे, इसे पूरे तरीके से ओपन करेंगे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं तो 3-4 क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं। एक तो यही है पहला क्वेश्चन कि एलएलबी क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि एलएलबी क्या होता है, एलएलबी की क्या फुल फॉर्म है, एलएलबी कौन लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एलएलबी कर कौन सकता है, क्या हर एक आदमी एलएलबी कर सकता है, क्या जो व्यक्ति जिसने जो है केवल अभी इंटर किया है क्या वो भी एलएलबी कर सकता है, या क्या कोई एक स्ट्रीम, जैसा कि अगर आप जो है नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप बीटेक एमटेक करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सबका एक अलग पोर्शन है कि अगर आपके पास मैथ है तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में जो है जाने के लिए आपके लिए बायोलॉजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है क्या ये फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल होता है, क्या यहां भी कोई ऐसा पोर्शन है कि ये होना चाहिए। दूसरी बात, क्या इसके लिए एंट्रेंस देना जरूरी है, एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है। नेक्स्ट ये है कि देखिए ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक का कोर्स होता है एलएलबी, कितने समय में जो है आप एलएलबी कर सकते हैं, और फीस क्या है, एलएलबी की क्या फीस है, ये जो है किस कॉलेज से जो है कितना फीस लगभग हमारी रहेगी, कितना खर्च हो जाएगा, क्या ये जो है एक जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो है कोर्स है या कम एक्सपेंसिव है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चलिए अगर हम एलएलबी कर भी लेते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करेंगे एलएलबी करके, है ना, कितनी इनकम हो सकती है हमारी, क्या जो है वो बेटर होगा। ये पूरा पोर्शन जो है आज हम देखेंगे इसके साथ। सबसे पहला एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि देखिए एलएलबी क्या होता है। नॉर्मली आपने मूवी देखी होगी जोली एलएलबी, और भी बहुत सारी मूवी देखी होंगी, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि एलएलबी का जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉज। बैचलर ऑफ लॉज जिसे आप कहते हैं विधि स्नातक। जैसे आप जो है बैचलर होते हैं, स्नातक होते हैं आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में, उसी प्रकार लॉज का मतलब जो है ये लैटिन वर्ड है और आपने साफ कर दिया कि देखिए यहां पर जो है वो लॉज बना, इसका मतलब साफ है विधि स्नातक। कुछ लोग जो है इसे या करके जो है इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी कहते हैं। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी जो है इसे कहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है बैचलर ऑफ लॉज के नाम से जाना जाएगा। इसे आपने साफ कर दिया, ये आपका हुआ एलएलबी। इसका मतलब एक तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर आप लॉ के अंतर्गत ग्रेजुएट होना चाहते हैं, विधि के अंतर्गत स्नातक होना चाहते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपको एलएलबी करनी है। जैसा कि आप जो है इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन में आपने साफ कर दिया कि वहां पर आप देखते हैं कि अगर आप बीए करेंगे तो जो है वो आप देखेंगे कि देखिए वो आप आर्ट में ग्रेजुएट हो जाएंगे, अगर आप जो है वो बीएससी करेंगे तो आप साइंस में ग्रेजुएट हो जाएंगे, अगर आप बीकॉम करेंगे तो आप जो है आप देखेंगे कि जो है जो कॉमर्स है उसमें आप जो है स्नातक हो जाएंगे, कि डिग्री प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से जो है अगर आप एलएलबी करेंगे तो आप यहां पर जो है विधि स्नातक कहलाएंगे, बैचलर ऑफ लॉज जो है की डिग्री आपको मिलेगी। अब दूसरी बात यह कि भाई कौन कर सकता है एलएलबी, एलएलबी कौन करेगा, यहां पर क्या करना चाहिए, क्या हमें 10th में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, या 12th के अंतर्गत हमारे पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, या ग्रेजुएशन में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए यदि हम एलएलबी करना चाहते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम आपके पास हो, यहां ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जैसा कि जो है नीट के लिए आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वहां रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। यहां कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी स्ट्रीम, चाहे आपके पास जो है आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप जो है एलएलबी कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और है कि आप आफ्टर द 12th भी एलएलबी कर सकते हैं, आप आफ्टर द ग्रेजुएशन भी एलएलबी करते हैं। इसका मतलब साफ है कि एलएलबी के लिए कितना बेटर ऑप्शन है कि आपने भले चाहे कोई भी स्ट्रीम जो है आप रखते हैं तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इंटर के बाद भी एलएलबी की तरफ जा सकते हैं, और आप ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं पहले से तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। ये यहां पर जो है पोर्शन देख रहे हैं। आफ्टर 12th जब हम देखते हैं तो यहां पर एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 ईयर का,
और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि देखिए उस आप बीए एलएलबी के नाम से जानते हैं। आप जो है यदि आप आर्ट की तरफ जो है जाना चाहते हैं, बीए वाला पोर्शन भी रखेंगे, साथ ही साथ एलएलबी करेंगे। आप बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं, आप बीएससी एलएलबी भी कर सकते हैं, आप बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं। ये सारे कोर्स जो है जो एट प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में है, सभी जो है कोर्सेज चल रहे हैं। आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी जो भी करना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, 5 ईयर के कोर्स हैं आफ्टर द 12th। इसमें नॉर्मली जो है जो पहले 2 ईयर होते हैं, पहले जो 2 साल होते हैं, उसमें आपको जो है जो आपका ग्रेजुएशन वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट वाले या बीबीए वाले या बीकॉम वाले या बीएससी वाले, वो कराए जाते हैं। और बाद के जो 3 ईयर होते हैं उनमें जो है लॉ का कोर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है कराया जाता है। तो ये एक 5 ईयर का जो है वो कोर्स होता है जिसे आप आफ्टर द 12th कर सकते हैं। भले चाहे आपके पास इंटर में कोई भी स्ट्रीम रही हो, हाई स्कूल में कोई भी स्ट्रीम रही हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। आफ्टर द ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन जो है आप कर चुके हैं तब जो है आप यहां पर 3 वर्ष की एलएलबी आपके लिए फिर रहेगी। फिर आपको 5 ईयर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको 3 ईयर एलएलबी, भले चाहे आपने बीएससी किया हो, भले चाहे आपने बीकॉम किया हो, भले चाहे आपने बीए किया हो या बीबीए किया हो या बीसीए किया हो या बीटेक किया हो या एमसीए किया हो, कोई भी कोर्स आपने किया है, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो है 3 ईयर की एलएलबी फिर आपको करनी होगी, 3 ईयर की एलएलबी आपके लिए रहेगी। अब बात यह है कि कैसे एडमिशन लें, कितने मिनिमम मार्क्स हमारे पास होने चाहिए। मैक्सिमम का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज के टाइम में जो है अगर हाई स्कूल में, इंटर में आप देखेंगे 98, 97 जो है तक मार्क्स आ रहे हैं, 99 तक भी आ रहे हैं। तो वहां पर हम देखेंगे कि देखिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई व्यक्ति एलएलबी में एडमिशन लेना चाहता है तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, मिनिमम मार्क्स आपके पास 45% होने चाहिए। 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं। अगर इससे कम एडमिशन होंगे, जो है कम नंबर होंगे, कम परसेंटेज पर आप जो है वो एडमिशन लेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी, आपके रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब जो है अगर एलएलबी कर भी लेते हैं, किस तरीके से आपने जो है कई बार कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं कि वो मार्कशीट में नंबर जो है चेंज करके जो है वो जीरोक्स निकाल के उसमें नंबर चेंज करके आपका एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन जब आपका जो है वो दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एज एन एडवोकेट आप काम करते हैं या आपके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाता है, तो वहां पर आपके जो है वो मार्क्स कम होते हैं। या फिर आप एलएलएम के बाद पीएचडी की तरफ जाते हैं या फिर कोई इंटरव्यू होता है तो वहां पर कई बार कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है, कोई आपकी शिकायत कर देता है, कंप्लेंट कर देता है। तो ऐसी दशा में जो है फिर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जो है 45 मार्क्स आपके पास अगर हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप एडमिशन ले सकते हैं। 45 to 50 मार्क्स का जो है कई बार क्राइटेरिया, कुछ कॉलेज जो है 50% का भी क्राइटेरिया रखते हैं, लेकिन जो है नॉर्मली जो है 45% का जो क्राइटेरिया जो है होता है, मिनिमम ये मार्क्स होते हैं, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि एडमिशन 2 तरीके से होते हैं। एक तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन नॉर्मली जो है कई बार एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी अपने यहां पर जो है अपने एलएलबी के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है निकालती है। पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उसमें एग्जाम का जो है वो एक डेट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, फिर एग्जाम होता है, उसके बाद एक मेरिट लगती है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। कई बार जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है आपके मेरिट बेस पे, मेरिट में जिसके नंबर अच्छे हैं उसके आधार पर जो है वो आपका एडमिशन हो जाता है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आप क्लैट के माध्यम से जो है करना चाहते हैं तो आप जो है क्लेट का एग्जाम जो है एक होता है जिसमें जो है नेशनल लॉ स्कूल्स आपको जो है मिलेंगे, वहां से भी आप एलएलबी कर सकते हैं। तो ये पोर्शन हुआ, इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास 45% मिनिमम नंबर हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी का आपको ये देखना पड़ेगा, आप कॉलेज चूज कर लें। अगर आप नहीं एग्जाम देना चाहते तो डायरेक्ट एडमिशन वाले जो है कोई कॉलेज है तो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, या आप एंट्रेंस एग्जाम क्लेट के माध्यम से या यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्जाम हो वहां का जो कॉलेज के अंतर्गत लगाया गया हो उसे क्रैक करके आप एग्जाम जो है वो यहां पर जो है वो निकाल के भी एडमिशन ले सकते हैं। ये बात आप साफ करें। अभी भी रजिस्ट्रेशन सीसीएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो ये नॉर्मली जो है आपने साफ कर दिया कि देखिए आप ये एक तरीका है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। डायरेक्ट एडमिशन तो डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से, एंट्रेंस का अगर देना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी आप करा सकते हैं। तो एलएलबी में एडमिशन लेने का एक ये तरीका है। पहले आप अपने मार्क्स चेक कर दें। अगर आपके ग्रेजुएशन में या 12th के अंतर्गत उतने मार्क्स हैं, 45 से कम नहीं है, तो फिर आप जो है एडमिशन के लिए आप चूज कर लें। अगर आप
आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज जो है चूज करें, उसमें देखें या क्लेट का एग्जाम दें, उसका फॉर्म फिल करें और जब एग्जाम की डेट आए उसका जो है प्रॉपर तरीके से कोर्स को तैयार करके एग्जाम दे और एग्जाम के बाद आपका जो है अगर मेरिट में नाम आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, तो ये भी आप जो है कर सकते हैं। एक पोर्शन आपका ये भी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एलएलबी में हमने एडमिशन ले लिया, अब एडमिशन होने के बाद जो है वो कितने समय का होगा, क्या ड्यूरेशन होगा उसका। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एलएलबी, ये हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है 5 ईयर की, अगर आप बीएलएलबी करते हैं, अगर आप जो है इसका मतलब आफ्टर द 12th के बाद अगर आपने बीएलएलबी में एडमिशन लिया है, अगर आप बीकॉम एलएलबी में एडमिशन लिए हैं, अगर आप बीएससी एलएलबी के अंतर्गत एडमिशन लिए हैं, यदि आप बीबीए या बीबीए एलएलबी के अंतर्गत एडमिशन लिए हैं तो फिर आपका 5 ईयर का ये ड्यूरेशन रहेगा, फिर 5 वर्ष का समय रहेगा। और अगर एलएलबी आपने जो है वो एडमिशन लिया है तो फिर जो है 3 ईयर का समय रहेगा। लेकिन ये समय तब है जब आप जो है प्रॉपर तरीके से एग्जाम को क्रैक करते चलेंगे। अगर आप बैक फिर बैक फिर बैक फिर बैक, अगर एक्स लग जाती है, आप जो है पास ही नहीं हो पाते, 1 ईयर में पास नहीं हो पाते, फिर कितना समय मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं 3 ईयर का समय है और 3 ईयर में फेल हो गया ये जो है, तो फिर कितना समय लगेगा। पहले साल मेरी बैक लग गई, दूसरे साल में भी बैक लग गई, तीसरे साल में बैक लग गई, वो क्लियर ही नहीं हो रही है। तो नॉर्मली आपने कहा कि देखिए किसी भी हालत में जो है वो डबल समय आपका, इसका मतलब 3 ईयर का कोर्स 6 ईयर में तो हर हालत में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा फिर आपका जो है लैप्स हो जाएगा, फिर आपका समय समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के नॉर्मल समय जो है 3 ईयर का है। लेकिन अगर आप बैक रीबैक के साथ चल रहे हैं और आप जो है या एक्स लग जाती है, इसका मतलब पूरा ईयर ही आप जो है फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ऐसी दशा में आपको समय जो मिलेगा वो आप ये एलएलबी का कोर्स जो है जितना आपका समय उसके डबल तक का समय मिलेगा। इसका मतलब 3 ईयर तक का मतलब 6 ईयर तक में जो है आपको हर हालत में एलएलबी को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन वहां से लैप्स हो जाएगा, फिर आपका समाप्त, फिर जो है आगे फिर से दोबारा जो है आपको प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये हुआ ड्यूरेशन। अगर आप बीएलएलबी करना जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं आफ्टर द 12th तो 5 वर्ष का समय है नॉर्मली, और अगर जो है आप आफ्टर द ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 ईयर का समय आपको लगेगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से जो है वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, अपना एलएलबी का पूरा कोर्स तैयार करते हैं, अपने सिलेबस के अनुसार एग्जाम देते हैं, और नॉर्मली जब आप एडमिशन लेंगे तो एग्जाम जो है वो होगा ही होगा, वो आप दे पाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये भी बात समझ में आ गई कि भाई हम एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, आफ्टर 12th भी ले सकते हैं, लेकिन कितनी फीस होगी। अब फीस का एक क्राइटेरिया देखिए, फी ऑफ एलएलबी का पोर्शन ये है कि यहां पर कॉलेजेस आपके पास होते हैं अलग अलग। आप देखते हैं कि देखिए कुछ कॉलेज आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे आप एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके जो है आप नाम को रजिस्टर्ड करेंगे, उसे जो है अपनी चॉइस में लेंगे, और उसके बाद जो है अगर मेरिट लगती है तो मेरिट के माध्यम से, या एंट्रेंस है तो एंट्रेंस के माध्यम से आप एडमिशन लेंगे। अब फीस नॉर्मली वहां पर जो है वो 2000 3000, नॉर्मली 3000 जो है वो एक वर्ष की मैं फीस बता रहा हूं, 1 ईयर की 3000 से लगा के 10,000 तक नॉर्मली फीस रहती है। इसका मतलब साफ है कि बहुत अच्छे कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेजों में भी जो है बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो वहां आपके पास जो है मिनिमम फीस होती है, एक साल की फीस जो है 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, मैक्सिमम 10,000, इससे ज्यादा तो फीस नॉर्मली है नहीं गवर्नमेंट कॉलेजों की। तो इतनी फीस में आपकी एलएलबी का 1 साल हो जाएगा। तो कुल मिला के कई बार तो जो है केवल 3000 जो है 9-10 हजार में सारे के सारे पूरी एलएलबी हो जाएगी। इसका मतलब जो है 3 ईयर पूरे हो जाएंगे। तो यहां पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आपके पास जो है पैसे नहीं है और आप चाहते हैं कि मुझे एलएलबी करनी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लें। यहां पर 3000 जो है साल का लगभग जो है खर्च आएगा, उससे कम भी हो सकता है, और अप्रोक्सीमेट जो है आपने साफ कर दिया 10,000 रुपए तक, 10,000 तक का जो है खर्चा हो सकता है। तो मिनिमम 3-4 हजार रुपए में जो है आपकी एलएलबी का 1 वर्ष हो जाएगा। ये बात आप देखेंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करना चाहते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, या आपका मेरिट में नाम नहीं आता है, या आप एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है, आप चाहते हैं मुझे प्राइवेट कॉलेज से करना है, अब यहां पर कितनी फीस होगी। तो यहां अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, प्राइवेट कॉलेजों के अलग अलग स्टैंडर्ड है, वो किस प्लेस पे जो है वो स्थित है कॉलेज, वहां पर जो है टीचर्स फैकल्टी कैसी है, उसकी बिल्डिंग कैसी है, वहां से प्लेसमेंट कैसा है, वो जो है किस तरीके से जो है उसका जो है एक तरह से जो जिसे आप कहते हैं गुडविल कैसी है,
है तो इसके आधार पर जो है फीस जो है वो घटती बढ़ती है। तो यहां पर प्राइवेट कॉलेज के लिए एक मानक जो है प्रॉपर तरीके से जो है नहीं है कि भाई जो है इतनी ही फीस लेंगे। अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फीस है, अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग फीस है। नॉर्मली जो है 25,000 रुपए, जो एक तरह से नॉर्मल जो कॉलेज है वो 25,000 रुपए पर ईयर का जो है फीस, 25,000, 20,000, नॉर्मली 25,000 तो है ही है। अब 25,000 से लगा के जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं और 2 लाख, 2 लाख रुपए तक के जो है वो आपको कॉलेज मिल जाएंगे। तो इसका मतलब 1 ईयर की फीस है पर ईयर। पर ईयर का मतलब साफ है कि 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, इतना तो नॉर्मल जो है वो चल रहा है। 60,000 कोई लेता है, कोई जो है 40,000 लेता है, 45,000 लेते हैं, जो है 1 लाख लेते हैं। इतना एक नॉर्मल जो है ये चल रहा है। नॉर्मली 1 ईयर की जो फीस लेते हैं वो 60,000 से लगा के 1 लाख तक लेते हैं, लेकिन जो बहुत नॉर्मल है वो 25,000 से स्टार्ट करते हैं। इतनी फीस आपकी यहां पर रहती है। दूसरा पोर्शन इसका मतलब साफ है, और इसका मतलब साफ है कि अगर थोड़ा सा जो है जो एक तरह से नॉर्मल कॉलेज है तो 25,000, और अगर जो है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है तो 2 लाख पर ईयर तक की फीस हो सकती है। इसी के बीच में जो है कोई फीस आपको, जैसा कॉलेज आप जो है वो चूज करेंगे, आप कॉलेज को देखेंगे, वहां का जो है वो पूरा उसकी फैकल्टी को देखेंगे, उसके बिल्डिंग को देखेंगे, वहां पर अपना प्रॉपर तरीके से क्या वहां पर म्यूट कोर्ट है या नहीं है, बाकी सारे जो है वो म्यूट कोर्ट का पोर्शन देखेंगे। बाकी सब चीजों के आधार पर जो है ये स्टैंडर्ड तय किया जाएगा और फीस घट या बढ़ सकती है, ये पोर्शन रहेगा। तो कुल मिला के अभी हमारे पास हुआ कि एलएलबी जो है, आप बैचलर ऑफ लॉ अगर करना होना चाहते हैं, अगर विधि स्नातक होना चाहते हैं, तो फिर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है पढ़ाई की हो, आफ्टर 12th भी आप एलएलबी कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप एलएलबी कर सकते हैं। और एलएलबी में एडमिशन के लिए आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके भी एडमिशन ले सकते हैं, और फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज से, दोनों से आप जो है वो एलएलबी कर सकते हैं। ये दोनों पोर्शन आपने देखे। अब बात यह कि आफ्टर एलएलबी क्या है और ये कोर्स कैसे होंगे, प्रॉपर तरीके से ये कोर्स होंगे कैसे, ये तो बाद में देखेंगे। फिलहाल एलएलबी अगर आप कर लेते हैं, आफ्टर एलएलबी अगर आप पास आउट हो जाते हैं, तो एक आपके पास जो है वो एलएलएम कोर्स है, जिसे आप मास्टर डिग्री कहते हैं, मास्टर ऑफ लॉज। इसका मतलब साफ है, यहां पर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हासिल कर लेते हैं यहां पर। इसका मतलब साफ है कि ये नॉर्मली 2 वर्ष का कोर्स होता है। बीच में 1 ईयर का कोर्स भी चला था, लेकिन जो है वो प्रॉपर नहीं माना जाता है। वो अगर आप जो है पढ़ाना चाहते हैं कहीं पे, तो जो है फिर आपको 2 ईयर का कोर्स यहां पर करना चाहिए। तो एलएलएम जो है कोर्स जो है वो यहां पर आप एलएलएम कर सकते हैं, बीए एलएलबी या एलएलबी के पश्चात। दूसरा पोर्शन है कि रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट। आप अपने आप को एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड कराइए, और एडवोकेट के रूप में अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो ये पोर्शन होता है जी, फिर एडवोकेट को क्या मिलेगा, उसकी कितनी सैलरी होगी, वो क्या कमाएगा। देखिए, अगर आप जो है एज एन एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो आपकी क्वालिटी के आधार पे, आप में कितना कैलिबर है, उसी के आधार पे जो है वो यहां पर आप कितना पैसा कमा पाएंगे, ये डिसाइड होगा, ये तय होगा। आप में कितना कैलिबर है, उसी हिसाब से आपको केसेस मिलेंगे, उसी हिसाब से आपकी इनकम होगी। उसके बाद है एक एआईबी एग्जाम। अगर आप अपने आप को एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड कराते हैं, तो एआईबी एग्जाम आपको क्रैक करना होगा, जिससे जो है प्रॉपर तरीके से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और उसके बाद आप एपीओ का एग्जाम, जिसे आप गवर्नमेंट एडवोकेट, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट लॉयर बनना चाहते हैं, तो फिर आप एक एपीओ का एग्जाम यहां पर दे सकते हैं आफ्टर द एलएलबी। और उसके बाद एक सिविल जज का एग्जाम, सिविल जज का एग्जाम भी आप दे सकते हैं जो है यहां पर आफ्टर द एलएलबी। हालांकि अब यहां पर लगा दिया है कि आफ्टर द एलएलबी आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप जो है सिविल जज का एग्जाम दे पाएंगे। और एक जो दूसरा एग्जाम है वो है लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि एलएलबी के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप जो है तो एलएलएम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, या आप अगर एडवोकेसी करना चाहते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए एज एन एडवोकेट, एआईबी का एग्जाम दीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट लॉयर बनना चाहते हैं तो आप एपीओ का एग्जाम क्रैक करिए। अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं तो फिर आपको एज एन एडवोकेट 3 ईयर कंप्लीट करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है आप सिविल जज का एग्जाम देकर सिविल जज भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार आज और साथ ही साथ जो कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनी है, वहां पर लॉ ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, वो भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा पोर्शन हमने आज एलएलबी का देखा। एलएलबी के अंतर्गत जो है क्या क्या जो है चीजें हो सकती हैं, किस प्रकार से आप एलएलबी करेंगे, इसके फुल फॉर्म क्या है, कौन कर सकता है, और एलएलबी के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, ये सभी इस जो है सेशन के अंतर्गत हमने देखे। नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो है एपीओ का एग्जाम या
जो पीसीजे का एग्जाम वो कैसे क्रैक होगा, उसकी कितनी इनकम होती है, वो क्या करते हैं, वो सारा पोर्शन जो है वो नेक्स्ट सेशन के साथ देखा जाएगा। आज के लिए थैंक यू।